हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। आज हम एक नया टॉपिक पॉलिटी का लेकर के आए हैं, जो आपका जीएस पेपर वन जो प्रीलिम्स का होता है और जीएस पेपर टू जो मेंस का होता है, और इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम या सिविल सर्विसेज का, जैसे स्टेट पीसीएस, स्टेट आरओ लोअर पीसीएस, सब जो भी होता है एग्जाम, उसमें बहुत ही क्रूशियल होता है। पॉलिटी गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी एग्जाम्स आप देखेंगे उनमें अग 2 से 4 5 या मतलब 5 से 10% सवाल पॉलिटी से पूछे जाते हैं। यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। उसके बारे में अगर हम बात करें, यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो बिना पॉलिटी के सवाल डाले हुए नहीं करेगा। पॉलिटी का जो सवाल पूछा जाता है कमीशन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीजन होता है कि जब आप इन द सर्विस में, जब आप गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी में जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत ये पड़ती है कि उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज लीजिए। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, जो शेड्यूल होती है, जो अनुसूचियां होती है हमारे संविधान में, उसके बारे में है। सबसे पहले मैं न्यूज़ में बता दूं कि न्यूज़ में क्यों है। हमें पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का 370 का जो स्पेशल स्टेटस मिला था, उसको हटा करके जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डिवाइड कर दिया गया। पहला निकल के आया खुद जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा निकल कर आया लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी। अभी वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे अब भारत में कुल मिला के बोला जाए तो 8 यूनियन टेरिटरी है। उनमें से एक लद्दाख और दूसरा जो है आपका बोल सकते हो जो है कि जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में ये चल रही है कि बहुत से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो जम्मू कश्मीर स्पेशली लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी उसकी बात करें, कहा जा रहा है कि यहाँ की यूनियन टेरिटरी को छठी जो 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया जाए। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों डिमांड हो रहा है। दूसरा सवाल ये बन रहा है किससे कौन लोग डिमांड कर रहे हैं। तीसरा ये बनता है कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल या फिर अनुसूचियां हैं। इन सभी चीज को देखते हुए आज हम बात करेंगे आपके साथ कि 7th शेड्यूल वास्तव में है क्या, और कितने शेड्यूल भारत के संविधान में मेंशन किए गए हैं। पे इंडियन पॉलिटी एड शेड्यूल अनुसूची, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कंप्लेन रहा है कि आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो। उनका भी कंप्लेन मैं धीरे धीरे रिजोल्व शट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं चाहूँ तो आपको ऐसे ही बता दूं कि भाई देखिए, ये अनुसूची है, ये शेड्यूल है, इतनी कवाएं देखिए यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। तो बट मैं ऐसे ना ही पढ़ा हूँ और ना ही मैं किसी को पढ़ाता हूँ। भाई आप इस हिसाब से लेकर के चलिए, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको न्यूज वाला कंटेंट दिखाता हूं कि वास्तव में क्या आपने या क्या 99% जो इंडियंस हैं वो थ्री इडियट मूवी को एक से ज्यादा बार देखा होगा, क्योंकि मूवी ही ऐसी है कि लोगों को मोटिवेट करती है। वो मूवी किसी पर्सनालिटी पे बनी हुई है जिसमें रोल प्ले करते आमिर खान। ठीक है। अगर उनका नाम देखे, सोनम वांगचू, जिसे वांग कहते हैं ना कि रणछोड़दार छाछड़, वो तो उसके मालिक का नाम था ना, लेकिन वांगचू नाम करके था। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, इन्वायरमेंटलिस्ट, और जो है कि लद्दाख रीजन में इनका रेसिडेंस है, और वहाँ की इको सेंसिटिविटी को लेकर के जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, काफ़ी ये सेंसिटिव। कहते हैं कि अगर कोई स्टेप नहीं लिया गया तो जो इंडस्ट्री बिजनेसमैन लोग हैं, लद्दाख के रीजन को पूरा डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि कहीं ना कोई एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिया जाए। लद्दाख के जो लोकल लोग हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय है, उनके बीच एक कॉन्फ्रेंस या फिर बातचीत चल रही है कि इसको शेड्यूल के रूप में इंक्लूड किया जाए और इसको एज ए स्टेट हुड, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं, उसको एज ए राज्य के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ना कि केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी के रूप में ही रहे। दो डिमांड कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड जो चल रहा है, डिमांड पहला ये चल रहा है लद्दाख को लेकर के कि इसको एज ए स्टेट हुड हुड
प्रोवाइड करिए। जैसे अभी यूनियन टेरेटरी है, इसको खत्म करके स्टेटहुड लाइक जैसे यूपी है, बिहार है, केरला, कर्नाटका, उनको। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहला चीज है। दूसरा चीज जो कह रहे हैं, इसको जो 6 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें लद्दाख को जो कि इंक्लूड करिए। क्या करिए? इंक्लूड करिए। ये दो डिमांड चल रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो सिस्टम है यूनियन टेरेटरी, उसको करने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए भारत में, ठीक है, यहाँ पे मैं भारत लिख रहा हूँ, या फिर इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंडिया, क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। और इसमें एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, दूसरी एक स्टेट्स है। हमारे देश में दो तरह के स्टेट्स हैं, एक है यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित, और एक इंडिपेंडेंट है जिसको हम कहते हैं फेडरल फार्मूला पे होते हैं। यूनियन टेरेटरी में केंद्र का होता है। तो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, और 28 और 8 यूनियन टेरेटरी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, 8 हैं। तो स्टेट्स जो कि आपके 28 हैं। फिर यहाँ पे मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे लेकर के कितने, आप यहाँ पे बात करिए, यूनियन टेरेटरी कितने हैं? 8 हैं। और स्टेट्स कितने हैं ये पता होना चाहिए, 28 है। अब देखिए अभी तो प्रेजेंट टाइम में लद्दाख जो एज ए यूनियन टेरेटरी के रूप में है, ठीक है। इनका डिमांड ये है कि इसको स्टेट हुड के रूप में कर दिया। अभी यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। क्या पूरी तरह से इसके, जब इसमें कर देंगे तो ये फेडरल फॉर्म में आ जाएगा, जिसको 7th शेड्यूल में बोला गया है, डिवीजन ऑफ द पावर इन द यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपका आता है स्टेट लिस्ट पे, जिसको राज्य अनुसूची, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिसमें आपका यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। बट इसमें अगर बात आएंगे यूनियन टेरेटरी में, तो इसमें क्या होता है कि भारत सरकार ही पूरा रोल प्ले करती। तो इस वजह से करें आप स्टेट हुड दे दीजिए। जम्मू कश्मीर में भी यही बात चल रही है। हालांकि कोर्ट का भी ऑर्डर आया कि नहीं, यूनियन टेरेटरी के रूप में इसको नहीं, एज ए स्टेट हुड के रूप में इसको कन्वर्ट करिए। तो कर देंगे तो ये सिस्टम बन जाएगा। तो अब हमारे लिए टॉपिक ये बच जाता है कि हम जो शेड्यूल की बात करें, जो यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सोनम वांगचुक, इनका कहना है कि भाई जो बात चल रही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और वहाँ के सिविल सोसाइटी जो है लद्दाख के, वो अगर नहीं होती है, समझ लीजिए कि ऐसा अनर्थ होने वाला है लद्दाख में कि पूरी तरह से जो इंडस्ट्रीज लोग हैं वो जो है कि पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे इन्वायरमेंट को लेकर के। तो इसलिए सडनली ये ज़रूरत है कि कोई कंक्लूजन पे पढ़िए, आप इसको स्टेट हुड दीजिए और 6 शेड्यूल में कर दीजिए। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या बचता है? इम्पोर्टेंट ये बचता है कि वास्तव में जो ये शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको लेकर के, तो इसको लेकर के अगर जब हम बात करते हैं तो वास्तव में क्या है, तो देखिए जब ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें अप्रोक्सीमेट 390 के 5 के आसपास जो कि हमारे आर्टिकल थे, और 22 के आसपास पार्ट था, और उसके बाद जो है कि 8 जो है कि अनुसूचियाँ थी, जिसको शेड्यूल के रूप में देखते हैं, 8 थी। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हम बुक्स कोई ओपन करते हैं, तो ठीक है, बुक्स होती है तो उसमें टेबल बना होता है, तो उसमें कहते हैं 22 चैप्टर है, ठीक है, 22 चैप्टर है, या फिर हो सकता है 50 जो है कि आपका इसमें टॉपिक है। तो ऐसे करके होता है ना, तो वैसे इसमें भी होता है। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो 8 शेड्यूल थे, इसमें कुछ कुछ बातें की गई हैं। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में क्या है, टोटल 12 है। तो कहने का मतलब है 4 और ऐड किया गया। क्या किया गया? 4 और ऐड किया गया कि क्या है ये अनुसूचियां। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक एक लेकर के, फिर उसके बाद हम 6 शेड्यूल को स्पेशली हम बात करेंगे लेकर के। अब यहाँ पे हम आते हैं एक एक शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, वास्तव में है क्या, क्या बात करते। पहला शेड्यूल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। लेकिन जो 8 यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 8 के बाद जो 4 और ऐड किए गए उनके बारे में बात, मतलब 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 12th शेड्यूल,
सॉरी 11th एंड 12th शेड्यूल, इनको जोड़ा गया। देखिए जो 9th शेड्यूल जोड़ा गया, इसको आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया, और इसमें कह दिया गया कि अगर कोई लॉ अमेंड करके, ठीक है, अगर इसमें इंक्लूड कर दिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, मतलब कोर्ट में की सुनवाई नहीं की जाएगी। बट एट प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट मतलब ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, कहा नहीं हम इसको कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी। तो ये आपका ऐसा हो गया, कोई भी अगर कानून पार्ट 9A में ये है, 9th शेड्यूल की बात करता है, इंक्लूड होता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब ये था कोई भी लॉ इसमें डाल दिया था अमेंडमेंट में, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाता। 10वां है जो 10 शेड्यूल है, इसको 52 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में दिया गया, और इसमें कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन मतलब दल विरोधी कानून, दल विरोधी कानून की बात करता है। सपोज करिए कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का एमपी है, ये जो है कि चला जाता है कहाँ पे, बीजेपी में चला जाता है, तो अब उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। या फिर ये कह सकते हो कोई पार्टी गाइडेंस इशू किया गया, फिर ठीक है, क्या किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर बीजेपी ने कोई जो है कि व्हीप जिसको बोलते हैं, व्हीप के नाम से, कि मतलब कोई एडवाइजरी किया कि आपको उस पर काम करना है। कोई भी लेजिस्लेचर मतलब एमपी या एमएलए हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ये 10th शेड्यूल में किया गया। 11 शेड्यूल एज द 12वां शेड्यूल, इसको 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में और 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इनफोर्स में लाया गया काम करने के लिए। तो ये जो आपका 12th शेड्यूल है, ये क्या कहता है, किसको लेकर के, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। और 12th है, हालांकि 11th ही है, 11th 12th। 11th कहता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर के, 12th किसको कहता है, अर्बन लोकल बॉडी को लेकर के, जो मेयर होते हैं। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बहुत बवाल हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर ने आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट को जो है कि उसका बैलेट पेपर था उसको रद्द कर दिया। उसको कहा भाई आप जो कि जीतते नहीं हो, उसने किसी और पार्टी को कर देता है। फिर उसका कैमरा रिकॉर्डिंग जो कि कोर्ट में आता है, कोर्ट फिर उसको डायरेक्शन देता है, फिर कोई और पार्टी जीतती है। था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देख ही रहे हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। तो ये जो है कि आपका टोटल आपका बोल सकते हो कि 12 हैं। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। पहले में शेड्यूल में कहा गया है कि यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री, भारत के बारे में बात करता है। दूसरा ये कहता है शेड्यूल, देखिए पावर सैलरी किसका, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा लोकसभा का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो जजेज होते हैं उनके बारे में उनका पावर और सैलरी वगैरह होगा। तीसरा शेड्यूल ये क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं और जो कि ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एज द वाइस प्रेसिडेंट का ओथ लेगा उनको छोड़ करके। चौथा है जो राज्यसभा में एमपी आते हैं राज्य से चुनाव करके, उनके बारे में बात करता है। पांचवा शेड्यूल ऐसा है, ये ट्राइबल एरिया को शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया को डिक्लेयर किया जाता पूरे भारत में। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, 4 ऐसे स्टेट पे नहीं इम्प्लाई होता है पांचवा शेड्यूल। वो पांचवा शेड्यूल किस पे अप्लाई नहीं होता है, वो आते हैं 6th शेड्यूल में, जो छठा शेड्यूल है उसमें आते हैं। उसमें जो ट्राइबल्स एरिया होता है कैसे काम करेंगे क्या करेंगे उसको लेकर के। तो ये आपका असम, मेघालय, मिजोरम एंड जो कि मिजोरम एंड त्रिपुरा, जैसे AMMT मतलब असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस पे अप्लाई होगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट हैं उन पे अप्लाई होगा कि कौन सा ट्राइबल्स एरिया कैसे काम करेगा, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, इस चीज को लेकर के। 7वां शेड्यूल क्या कहता है, डिटेल लिस्ट अबाउट द यूनियन लिस्ट, कहते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन की जो बात की जाती है 7th शेड्यूल में की जाती है। 8वां शेड्यूल में जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है आपका हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, जो भी है उसके बारे में बात करता है। 9वां शेड्यूल 10th 11th 12th
इसके बारे में हमने बात कर ही लिया है। तो ये चीज़ें हो गई, हमने बात किया। अब इसके बाद अगर हम और बात करें तो 6 शेड्यूल को लेकर के यहाँ पे, तो 6 शेड्यूल देखिए कहाँ पे अप्लाई होता है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय में जो है कि ये यूज होता है, इम्प्लाई होता है। और ये बार डोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है कि इसको ऐड ऑन किया गया था 6 शेड्यूल। दूसरी ये भी चीज़ है कि जो ट्राइब्स एरिया होती है उसके बारे में ये बात करती है एवमटी को। लेकिन दूसरी ये प्रोवाइड लिमिटेड ऑटोनॉमस, मतलब ये है कि ऐसा राइट देती है तो उसमें बिना वहाँ के लोकल लोगों के सहमति से कोई काम नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जो कि इसके लिए लेकर के बात करना। दूसरी तरफ यह भी है कि हमें यह भी पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने बात कर लिया आपसे 6 शेड्यूल या फिर 1 से लेकर के 12 तक, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा अतरंगी टाइप के सवाल पूछा जाए कि शेड्यूल एरिया को लेकर के, तो जनरली आप अगर हम बात करते हैं कुछ उसके फीचर्स भी दिए गए होते हैं कि वास्तव में कैसे काम किया जाए। जैसे यहाँ 6 शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं शेड्यूल की, तो देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होता है, ऑटोनॉमस, और इसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में एक काउंसिल भी होती है, काउंसिल होता है। फिर एक ब्लॉक लेवल पे काउंसिल होती है, फिर विलेज लेवल पे काउंसिल होती है। स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल की बात करते हैं। तो जो ऑटोनॉमस काउंसिल होती है ये अप टू 30 लोग होते हैं इसके एज ए मेंबर, ठीक है। और इसमें से 4 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, जो वहाँ के गवर्नर होते हैं उसके। और जो बच जाते हैं आपके 26 बच जाते हैं या फिर अप टू 30 के, तो इसमें क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ऑटोनॉमस काउंसिल को लेकर के। अब ये देखिए यहाँ पे जो ऑटोनॉमस जो काउंसिल है, ये इसका वर्क जो होता है दोस्तों बहुत ही ब्रॉडर होता है। ब्रॉडर का मतलब ये होता है इसमें लोकल लोग होते हैं, उनका असेंट लेना होता है। और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है गवर्नर के द्वारा। और हमें ये भी पता है अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो किसके पास पावर है ये हमें पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये 6 शेड्यूल के बारे में हमने बात किया। और अगर इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करें, जैसे मैंने कुछ नोट्स बना रखा है, विलेज काउंसिल रेवेन्यू, तो जो रेवेन्यू वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के। तो ये था हमारा 6 शेड्यूल के बारे में लेकर के कि हमें कैसे और कितना जो है कि आगे लेकर के चलना चाहिए। फिर न्यूज़ में आएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।